नमस्कार, राम राम। आज के इस वीडियो में मैं अंशु सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ गुरुकुल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सोजे वतन की बहुत सारी उसमें कहानियां दी गई हैं। उसी में से एक कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, यही मेरा वतन। बीए में इससे प्रश्न भी आते हैं, सोजे वतन बीए के सिलेबस में भी है, इसीलिए यह जो है कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह देशभक्ति से संबंधित है, इसलिए भी यह कहानी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए, लाइक शेयर करिए इस वीडियो को और कमेंट में आप अपने विचारों को रखिए। तो वीडियो को इसी के साथ शुरू करते हैं। श्री गणेश करते हैं आज के इस वीडियो का, यही मेरा वतन। कहानी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा एक बात बता देती हूँ कहानी से संबंधित, क्योंकि यह कहानी एक व्यक्ति की है जो 90 वर्ष का है और उसे 60 वर्ष के बाद अपने गांव की याद आती है, अपने देश की याद आती है, क्योंकि वह दूसरे देश में है, वह अमेरिका में है। इसीलिए ही उसे अपने भारत की याद आती है, उसे अपने लोगों की याद आती है। इसीलिए ही वह अपने गाँव, अपने देश, वह अमेरिका में अपनी बीवी बच्चे, अपने जायदाद को छोड़कर भारत आ रहा है, अपने गाँव आ रहा है, लौट रहा है। वही इस कहानी में आगे हम बात करने वाले हैं। तो सारा कहानी इसी के इर्द गिर्द है, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यही मेरा वतन। आज पूरे 60 बरस के बाद मुझे अपने वतन, प्यारे वतन का दर्शन फिर नसीब हुआ। जिस वक्त मैं अपने प्यारे देश से विदा हुआ और किस्मत मुझे पश्चिम की तरफ ले चली, मेरी रगों में ताजा खून दौड़ता था और सीना उमंगों और बड़े इरादों से भरा हुआ था। जालिम का जुल्म और कानून की सख्तियां मुझसे जो चाहे करा सकती हैं, मगर मेरा वतन मुझसे नहीं छुड़ा सकती। मुझे देश से बहुत लगाव था, इसीलिए ही उन लोगों ने मुझे देश निकाला दे दिया। मैंने अमेरिका में खूब व्यापार किया, खूब दौलत कमाई, खूब ऐश किए। भाग्य में बीवी भी थी जिसकी खूबसूरती के चर्चे सारे अमेरिका में फैली हुई थी। मेरे 5 बेटे हुए, सुंदर हृष्टपुष्ट, जिन्होंने व्यापार को और भी चमकाया और जिनके भोले नन्हे बच्चे उस वक्त मेरी गोद में बैठे हुए थे जब मैंने अपनी मातृभूमि का अंतिम दर्शन करने के लिए कदम उठाया। यहाँ उस व्यक्ति के विषय में बताया गया है जो 90 वर्ष का है और उसके 5 बच्चे हैं और साथ में ही उसके पोते भी हैं जो उसके गोद में खेलते हैं। और वह व्यक्ति उसी समय अपने देश की ओर लौटने का विचार कर रहा है और वह जल्द से जल्द अपने देश, अपने गाँव की ओर लौटना चाहता है। और इसीलिए ही वह बेशुमार दौलत, वफादार बीवी, सपूत, बेटे और प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़े यानी कि पोतों को छोड़कर अपने भारत, प्यारी भारत माता का अंतिम दर्शन वह करना चाहता है मरने से पहले। इसीलिए ही वह 90 वर्ष की उम्र में वह अमेरिका को छोड़कर भारत आ रहा है। उसे अपने देश में आने की इच्छा बहुत पहले से थी। वह कहता है कि मेरे नौजवान बेटे सवेरे आकर मुझे अपने बूढ़े बाप को अदब से सलाम करते थे। उस वक्त भी मेरी जिगर में एक कांटा सा खटकता था और वह कांटा यह था कि मैं अपने देश से निर्वासित हूँ। वह कहता है कि यह देश मेरा नहीं है, इस देश का मैं नहीं हूँ। धन मेरा है, बीवी मेरी थी और लड़के भी मेरे थे, जायदाद मेरी थी, पर मेरी जन्मभूमि, मेरे टूटे फूटे झोपड़े, 4 बीघा जमीन, बचपन की लंगोटिया यार की याद मुझे बहुत सताया करती थी। अक्सर खुशियों की धूमधाम में वे सारी यादें फिर से ताज़ा हो जाया करती थी। इन सभी बातों को लेकर वह व्यक्ति अचानक चल पड़ता है। सारी चीजें अमेरिका की अमेरिका में ही छोड़कर वह भारत के लिए निकल पड़ता है। वह काले कोट और पतलून पहने जहाज से भारत आता है और फिर रेलगाड़ी धर के स्टेशन पर पहुंचता है और रेलगाड़ी से अपने गांव की ओर चल देता है। वह जैसे ही अपने गांव की सारी बातें याद करता है, वह हरी भरी पहाड़ियों के बीच अपने गांव को देखता है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह खूब रोता है क्योंकि वह कहता है यह मेरा देश है ना, जिसके दर्शन की लालसा हमेशा मेरे दिल में लहरें लिया करती थी। रेलगाड़ी जंगलों, पहाड़ों, नदियों और मैदानों को पार करके वह व्यक्ति के गांव पहुंचता है। वह कहता है कि इसी जमाने में फूल पत्तियों की बहुतायत, यानी कि बहुत सारी फूल पत्तियां, नदी नाले हुआ करते थे, जिसके कारण यह स्वर्ग सा लगता था। जब वह व्यक्ति गाड़ी से उतरता तो उसका दिल जोरों से उछल रहा था। अब वह कहता है कि अब अपना प्यारा घर देखूंगा, अपने बचपन के प्यारे साथियों से मिलूंगा। मुझे उस वक्त यह बिल्कुल याद न रहा कि मैं 90 बरस का बूढ़ा आदमी हूँ। ज्यों ज्यों मैं गाँव के पास पहुंचता था, मेरे कदम जल्दी जल्दी उठते थे और दिल में एक ऐसी खुशी की लहर मार रही थी जिसे बयान नहीं किया जा सकता। हर चीज आंखें फाड़ फाड़ कर निगाह डालता था। आहा, यह वो नाला है जिसमें हर रोज घोड़े नहलाते और खुद गोते लगाते थे, मगर अब इनके दोनों तरफ कांटेदार तारों की 4 दीवारें खींची हुई थी और सामने एक बंगला था जिसमें 2-3 अंग्रेज बंदूकें लिए इधर उधर ताक रहे थे। नाले में नहाने या नहलाने की सख्त मनाही थी। गांव में जब गया और आंखें बचपन के साथियों को ढूंढने लगी, मगर अफसोस वह सब के सब मौत के निवाला बन चुके थे। मेरा टूटा झोपड़ा जिसकी गोद में बरसों तक खेला था, जहाँ बचपन और बेफिक्रियों के मजे लूटे थे, जिसका नक्शा अभी तक आंखों में फिर रहा है, वह अब एक मिट्टी का ढेर बन गया था। वह अखाड़ा जिसकी मेरे हाथों ने बुनियाद डाली थी, वहाँ अब एक टूटा फूटा स्कूल था और उसमें गिनती के बीमार शक्ल सूरत के बच्चे जिनके चेहरों पर भूख लिखी थी, चिथड़े लगाए बैठे ऊँघ रहे थे। नहीं, यह मेरा देश नहीं है। यह देश देखने के लिए मैं इतनी दूर से नहीं आया। यह कोई और देश है, मेरा प्यारा देश नहीं। वह व्यक्ति को अपने बचपन में वह बरगद का पेड़ याद आता है। वह उसकी ओर दौड़ पड़ता है। बरगद के पेड़ को देखते ही उसे सारी पुरानी बातें याद आती हैं और वह रोने सा लगता
है। वह व्यक्ति वहीं जमीन पर बैठे घंटों रोता रहा। यही प्यारा बरगद है जिसकी फुनगियों पर हम चढ़ जाते थे, जिसकी जटाएं हमारा झूला थीं, जिसकी फल हमें सारी दुनिया की मिठाइयों से ज्यादा मजेदार और मीठी मालूम होते थे। वह व्यक्ति अपने दोस्तों को ढूंढता है, वह हमजोली को ढूंढता है जो उसे कभी मनाते थे, कभी उसे रुस जाते थे, उसे दुखी हो जाते थे। उस व्यक्ति को अफसोस होता है कि वह यहाँ क्यों आया, उसका यहाँ कोई नहीं, वह बेघर है। और ये सारे प्रश्न वह खुद से ही पूछ रहा है। अब उस बरगद के नीचे एक थाना खुल चुका था जहाँ उस व्यक्ति की नजर जाती है। उसने देखा उस कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा था जो लाल पगड़ी बांधे हुए था। उसी के अगल बगल 10-20 व्यक्ति खड़े थे और वो भी लाल पगड़ी बांधे हुए थे। एक अकाल का मारा व्यक्ति अधनंगा, जिस पर अभी अभी कोड़े बरसाए गए थे, वह व्यक्ति सिसक सिसक कर रो रहा था। ये सारी चीजें देखकर वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, यह देश मेरा नहीं है। मैं इतनी दूर से जिसे देखने के लिए, जिस देश को, जिस गांव को देखने आया था, वह यह नहीं है। यह देश कोई और देश है, यह यूरोप है, यह अमेरिका है, पर मेरा देश नहीं। इधर से निराश होकर वह व्यक्ति चौपाल की ओर जाता है, जहाँ उसके पिताजी बड़े बूढ़ों के साथ हुक्का पिया करते थे। वहाँ कभी कभी पंचायत भी बैठती थी, जिसके सरपंच हमेशा मेरे पिताजी ही होते थे। इस चौपाल के लगे ही एक गौशाला भी थी, जहाँ पर सारे गाँव की गायें रखी जाती थी। अफसोस, अब इस चौपाल का कहीं अता पता नहीं था। अब उस जगह पर एक टीका केंद्र था और डाकघर था। उन दिनों इसी चौपाल के लगे ही एक कोल्हाड़ा था, जहाँ जाड़ों में ऊख पेरी जाती थी। अगल बगल की औरतें और बच्चे घड़ों को लाया करती थी और उसमें रस भरवा कर ले जाया करती थी। वह कोल्हू अभी भी वहीं ज्यों की त्यों गड़ी हुई है और कोल्हाड़े की जगह पर सन लपेटने वाली मशीन है। उसके सामने ही तंबोली और सिगरेट की दुकान है। इन दृश्यों से उस व्यक्ति का हृदय छलनी हो चुका था और वह दुखी मन से एक व्यक्ति जो शरीफ दिखता था उससे कहता है, बाबा, मैं परदेसी मुसाफिर हूँ, रात भर पड़े रहने के लिए मुझे जगह दे दो। वह व्यक्ति मुझे सर से पांव तक घूर कर देखता है और कहता है कि आगे जाओ, यहाँ जगह नहीं है। मैं आगे गया पर वहाँ से हुक्म मिला, आगे जाओ। 5वीं बार सवाल करने पर एक साहब ने मुट्ठी भर चने मेरे हाथ पर रख दिए। चने मेरे हाथ से छूट कर गिर पड़े और आंखों से आंसू बहने लगा और वह कहने लगा, हाय, यह मेरा देश नहीं, यह मेरा प्यारा देश नहीं, यह कोई और देश है। यह मेहमानों और मुसाफिरों की आवभगत करने वाला मेरा प्यारा देश नहीं। वह व्यक्ति एक सिगरेट की डिबिया लेता है और एक सुनसान जगह पर जाकर पुरानी बातों को याद करने लगता है कि अचानक उसे एक धर्मशाला की याद आती है जो उसके विदेश जाते समय बन रहा था। वह व्यक्ति यह सोचकर कि आज की रात कैसे भी बीत जाए, वह धर्मशाला की ओर जल्दी जल्दी जाता है। पर हाय, वहाँ देखकर उसकी आंखें दंग रह जाती हैं। वह धर्मशाला ज्यों की त्यों थी, पर वहाँ मुसाफिरों की रहने की जगह नहीं। वह जुआ, शराब और बदचलनी का घर बन चुका था। यह सब अचानक देखकर मैं बरबस ही चीख पड़ा, यह मेरा प्यारा वतन नहीं, यह मेरा प्यारा भारत नहीं, यह कोई और देश है, यह यूरोप है, यह अमेरिका है, पर मेरा प्यारा देश भारत नहीं। रात हो चुकी थी। गीदड़ और कुत्ते अपने राग अलाप रहे थे और वह व्यक्ति अपना दर्द भरा दिल लिए वही नाले के पास जाकर बैठ गया और वह सोचने लगा कि उसे अब क्या करना चाहिए। यहाँ रहकर वह क्या करेगा? क्या उसे अमेरिका चल जाना चाहिए? क्या उसे वहीं मरना चाहिए, अपने देश में नहीं? क्या अपनी नामुराद मिट्टी अमेरिका की खाक में मिलाऊं? अमेरिका में मेरा कोई वतन तो नहीं था, पर मेरे देश की जो यादें हैं वह मेरे साथ थीं। पर अब तो यह दृश्य देखकर मेरा कोई वतन ही नहीं, मैं अब बेवतन हूँ। वह दुखी मन अपने सिर को घुटनों पर रखकर दुखी बैठा रहा। जैसे तैसे रात बीतती है और 3 बजते ही घड़ियाल की आवाज आती है और कानों में मधुर गीतों की आवाज आती है। यह तो देश का नगमा है, यह तो देश का राग है। मैं झट से खड़ा हो गया और देखता हूँ कि 15-20 औरतें हाथों में लोटा लिए, सफेद धोती पहने बूढ़ी औरतें स्नान करने को जा रही हैं और गाती हैं, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। इस मादक और तड़पा देने वाले राग से मेरे दिल की जो हालत हुई उसका बयान करना मुश्किल है। मैंने अमेरिका में अनेक सुंदरियों के गीत गाने सुने, अनेक बच्चों के तोतली बातों को, तोतली आवाजों को सुना। मैंने सुरीली चिड़ियों का चहचहाना सुना था, मगर जो लुत्फ और जो मजा, जो आनंद मुझे इस गीत में आया वह जिंदगी में कभी और हासिल न हुआ था। मैंने खुद गुनगुनाना शुरू किया, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। तन्मय हो रहा था कि फिर मुझे बहुत से आदमियों की बोलचाल सुनाई पड़ी और कुछ लोग हाथों में पीतल के कमंडल लिए शिव 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 हर हर गंगे नारायण नारायण कहते हुए दिखाई दिए। मेरे दिल ने फिर गुदगुदाया, ये तो मेरे देश की बातें हैं। मारे खुशी के दिल बाग बाग हो गया। मैं भी उन आदमियों के साथ हो लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मील चलने के बाद, पहाड़ी रास्तों को पार करने के बाद उस पवित्र नदी के दर्शन हुए जिसकी लहरों में डुबकी लगाना और जिसकी गोद में मरना हर हिंदू अपना पुण्य समझता है। वह गंगा मेरे गांव से 6-7 मील पर बहती है। उनके दर्शन की कामना मेरे दिल में हमेशा थी। मैंने हजारों लोगों को सर्द में ठंडे पानी में डुबकी लगाते हुए देखा। कुछ लोग बालू पर बैठे गायत्री मंत्र जप रहे थे, कुछ लोग माथे पर टीका लगा रहे थे, कुछ वेद मंत्र पढ़ रहे थे। मेरा दिल फिर गुदगुदाया और मैं जोर से कह उठा, हाँ हाँ, यही मेरा देश है, यही मेरा भारत देश है। इसी के दर्शन की, इसी की मिट्टी में मिल जाने की आरजू मेरे दिल में हमेशा से थी। मैं खुशी से पागल हो रहा था और मैंने अपना पुराना कोट और पतलून उतार फेंका और जाकर मैं गंगा में गिर पड़ा, जैसे कोई बालक अपनी माँ की गोद में गिर पड़ता है। अब मैं अपने देश में हूँ, यह मेरा प्यारा वतन है, यह लोग मेरे भाई हैं, गंगा मेरी माँ है।
मैंने ठीक गंगा जी के किनारे एक झोपड़ी बनवा ली है और मुझे सिवाय राम नाम जपने के और कोई काम नहीं। अब मैं रोज सवेरे गंगा स्नान करता हूँ और मेरी लालसा है कि मेरी मृत्यु यहीं हो और मेरी हड्डियाँ गंगा माँ की लहरों की भेंट चढ़े। मेरे बेटे और मेरी बीवी बार बार मुझे बुलाते हैं, पर मैं गंगा माँ और अपने देश को छोड़कर नहीं जा सकता। मैं अपनी मिट्टी गंगा जी को ही सौंपूंगा और मेरी कोई इच्छा नहीं। यही मेरा प्यारा देश है और यही मेरी मातृभूमि है और मेरी लालसा है कि मैं अपने देश में मरूं। तो इतनी थी यह कहानी। यहाँ पर इस कहानी में एक व्यक्ति है जो भारत का ही है, वह निर्वासित होकर अमेरिका चल जाता है। वहाँ उसके बाल बच्चे होते हैं, बीवी होती है, पर उसे एक इच्छा रहती है, उसकी एक टिस रह जाती है कि उसे अपने देश को देखना है, उसके लोगों से मिलना है। इसी इच्छा के साथ वह भारत में आता है, पर परिस्थिति कुछ और ही थी। उसका मन कहता है कि यह उसका देश नहीं, क्योंकि वह सारी चीजें जो पहले थी वह आज नहीं है। उसका वातावरण पूर्णतः बदल चुका है, तो वह वातावरण उसे सहज नहीं लगता और वह कहता है कि यह देश मेरा नहीं। परंतु जैसे ही उन स्त्रियों का गीत और लोगों का गंगा जी में स्नान करना उसे दिखता है, वह समझ जाता है कि यही मेरा देश है और उसे यही मरने की इच्छा रहती है। हमेशा से उसे भारत में ही रहने की इच्छा थी, पर कुछ परिस्थितियों के कारण वह जाता है और वहां बस जाता है और वहां व्यापारी बन जाता है। पर बाद में वह आता है भारत में और भारत में गंगा जी के किनारे ही वह रहता है और उसकी एक ही इच्छा बचती है कि वह मरे तो अपनी मातृभूमि में और उसकी अस्थियां जो है गंगा में प्रवाहित हों, गंगा जी को वह सौंप दे। बस यही चाहता है और इतनी सी ही कहानी थी। तो इस कहानी को प्रेमचंद ने बहुत आत्मीयता से लिखा है और बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया है कि एक व्यक्ति जब वह विदेश जाता है और भारत आता है तो वह किन बातों को सोचता है। बस यही कहानी में थी। तो आज के लिए आपको यह कैसा कहानी लगा आप कमेंट में बताइए और वीडियो को बहुत से बहुत शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए हमें फॉलो करने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।